हेलो दोस्तों, सिंपल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कहा था, इस वीक सीसैट की एक डेडिकेटेड सीरीज लेके हम आएंगे और उसी सीरीज का पहला वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ सीसैट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। इसमें ज्यादा हमें मार्क्स लेके नहीं आने। टोटल 80 सवाल होते हैं इस एग्जाम में और हमें सिर्फ 33% मार्क्स गेन करने होते हैं, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन, कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है, एक सीक्वेंस है और क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। उसके बाद चार ऑप्शन ए बी सी डी। दोस्तों, सीरीज एंड सीक्वेंस का ये पहला सवाल है। अक्सर इस तरीके के सवाल सी सेट में पूछे जाते हैं और एक से ज्यादा आने के चांसेस काफी रहते हैं। तो सीरीज पे एक बार नजर डालते हैं। पहला टर्म है 4/12/95। ये किस तरीके की सीरीज है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक डेट है। अगर हमें पता होता है हम लोग जिस सीक्वेंस से डील करने वाले हैं वो डेट का फॉर्मेट है, तो हमें फॉर्मेट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी स्टार्टिंग के पॉइंट पे मंथ्स होते हैं और सेकंड पोजीशन पे डेट्स होती हैं और ये उल्टा भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो कंफर्म करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, थर्ड टर्म में अगर मैं देखूँ तो पहला टर्म 29 है। तो 29 मंथ कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि मंथ अगर होता तो वो 1 से 12 के बीच में होता। 29 है तो मतलब डेट है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है इसका फॉर्मेट हम डिफाइन कर देते हैं डे डे, मंथ मंथ एंड ईयर ईयर, ठीक है। तो जो पहला है वो डेट, सेकंड टर्म इसमें मंथ है एंड थर्ड जो डिजिट्स है इसमें फीचर हो रही है, दिस इज ईयर, ओके। तो पहला और दूसरे का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें कितना डिफरेंस है, 4/12/95 से लेके 1 जनवरी 96। अब 12 बोलो तो दिसंबर, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में होते हैं 31 डेज। 4/12/95, 4 से लेके अगर काउंट किया जाए तो दिसंबर में कितने दिन रह गए, 31 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 27। जाना कहाँ तक है, 1 जनवरी तक। तो जनवरी का पहला दिन मतलब 27 में एक ऐड कर दीजिए। तो जो यहाँ पे डिफरेंस बना वो बना 28 डेज का। डी इज इक्वल टू 28 डेज। यहाँ से यहाँ तक जाने में 28 डेज। अब देखते हैं क्या, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग जब सीख रहे हैं तो जितना ज्यादा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हम लोग चल सके, मैं कोशिश करूंगा उतनी स्मॉल स्टेप्स हम लें, ताकि जो भी एकदम बेसिक से समझना चाहता है उसको एक स्टेप क्लियर हो और क्वेश्चन वो अच्छी तरीके से बना पाए। तो पहला और दूसरे टर्म के बीच में 28 डेज का गैप है। तो सेकंड और थर्ड डेट के बीच में भी देख लेते हैं कि कितने डेज का गैप है। पहला फर्स्ट मंथ ऑफ 96। फर्स्ट मंथ बोले तो यहाँ पे क्या आया, जनवरी। अब जनवरी में कितने दिन, जनवरी में फिर से 31 डेज होते हैं, ठीक है। हमें क्या जाना है, हमें जनवरी को पार कर रहे हैं क्या, नहीं। हमारा जो मंथ है वो अभी भी 1 ही है, फर्स्ट मंथ ही है, तो मतलब जनवरी में ही चल रहे हैं। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से 29 डे तक देख लेते हैं। 29 माइनस 1 28 डेज। हमारा डी कितना था, 28 डेज। तो यहाँ से जस्टिफाइड है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में 28 डेज, सेकंड और थर्ड के बीच में 28 डेज। एक बार थर्ड और फोर्थ के बीच में और देख लेते हैं। फर्स्ट, जैसा कि हमने बोला, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 डेज। 29 से हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो जनवरी में कितने दिन और रह गए, 2। और 26 ऑफ फरवरी तक जा रहे हैं, ठीक है। 2 + 26 28 डेज। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 28 डेज का जस्टिफाइड है, ठीक है। तो हमारा लॉजिक जो बना, जो हमारा लास्ट टर्म है दिया गया है, उसके बाद जो टर्म आना है जो हमसे पूछा गया है, उसके बीच में 20 डेज होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे कैच है जो हमें समझना है। यहाँ मंथ है 2, बोले तो फरवरी। अब जब फरवरी होता है तो इसके अंदर दो तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं, या तो फरवरी में 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे, ठीक है। 29 डेज कब होंगे, जब वो फरवरी जिस साल में आया है वो साल एक लीप ईयर होगा। लीप ईयर बोले तो जो साल 4 से पूरी तरीके से भाग हो जाए उसको लीप ईयर बोलते हैं। साल यहाँ पे क्या है, 96 को 4 से भाग करा जाएगा। 4 2 8, एक इधर गया, 4 4 16। तो पूरी तरीके से 4 से भाग हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, तो ये ईयर है लीप ईयर। तो यहाँ पे फरवरी में 28 डेज नहीं होंगे, यहाँ फरवरी में 29 डेज। तो 26 फरवरी से अगला टर्म क्या होगा, अगली डेट क्या होगी, प्रोवाइडेड जो दो डेट्स के बीच में डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस है 28 डेज का। तो ऑलरेडी जिस डेट में हम डील कर रहे हैं वो फरवरी में है, फरवरी की 26 डेज, क्योंकि लीप ईयर है तो इस फरवरी में 29 डेज है। तो बचे कितने दिन, 29 माइनस 26, 3 डेज, ठीक है। फरवरी में बचे 3 दिन, लेकिन टोटल डिफरेंस है 28 डेज का, ठीक है। टोटल डिफरेंस है दो डेट्स के, कंसेक्यूटिव डेट्स के बीच में 28 डेज। 28 में से 3 माइनस कर देंगे अगर आप, तो बचा 25। तो देखिए यहाँ पे 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ क्या है, वो फरवरी की बात कर रहे हैं। 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ इज मार्च, मार्च इज 03। तो ऑप्शन में देखते हैं 24 ऑफ मार्च कोई ऑप्शन है,
ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन सी गलत है, डी गलत है, बी देखा जाए 25th ऑफ मार्च ऑफ 96। हाँ दोस्तों, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ये हमने मार्क किया। ठीक है, इस पूरे में क्वेश्चन में कैच यही था कि डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। दो डेट्स के बीच में हमने डिफरेंस आराम से निकाला, पहली डेट और दूसरी डेट के बीच में 28 दिन का गैप आया, तो ये हम मान के चलेंगे सारी डेट्स के बीच में जो गैप होगा वो 28 दिन का ही होगा। जो लास्ट डेट है, जहां से जो लास्ट रेफरेंस पॉइंट है हमारा, जिसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट फिगर क्या है, उसके बीच में भी 28 डेज होंगे। बट यहाँ पे जो हमें मंथ दिया गया है वो फरवरी का दिया गया है। साथ में जो एक और क्रिटिकलिटी ऐड करी गई है वो एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो मतलब इस फरवरी में 29 डेज होंगे। तो 26 तारीख की डेट दी गई है, 29 होते हुए इस फरवरी में 3 दिन बचे, बट टोटल डिफरेंस 28 डेज का है। 28 में से 3 दिन निकल गए तो 25। तो अगले महीने में हम लोग 25th डे देखेंगे, क्या है 25th डे ऑफ मार्च, 25th 0396। Hence we can conclude that option B is the correct answer. 25th of March of 96 is the next term in the given sequence. ठीक है, इस तरीके के सीक्वेंस के सवाल बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। आने वाले टाइम में हम और इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सम। यहाँ पे हमें कुछ चीजें दी गई हैं, उनके बीच में जो ऑपरेशन का साइन है वो प्लस है, सारे ऑपरेशन प्लस है, और जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हम लेके चल रहे हैं बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और एक नंबर बना रहे हैं 21 डॉट। अब डॉट की जगह क्या आएगा वो हमें ऑप्शंस में से पता करना है। अब यहाँ से हम लोग जब इस तरीके का सवाल आता है तो हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, अब जब देख रहे हैं जो हमें सम निकाल के लेके आना है वो एक बड़ा नंबर है, 3 डिजिट नंबर है 21x, जो यहाँ पे डॉट के फॉर्मेट में डिनोट किया गया है वो हमें निकालना है। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन जो हमें चेक करना चाहिए कि रैंडमली हम लोग कोई एक वैल्यू पुट करते हैं और उस वैल्यू को पुट करने के बाद देखते हैं हमारे इस इक्वेशन को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता और डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक, अब क्योंकि जो ओवरऑल सम निकल के आ रहा है वो एक बड़ा नंबर है, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, ऑप्शन डी 8। 8 यहाँ रख के देखें, 8 प्लस 1 8 प्लस 2 8 प्लस 8 3 प्लस 8 1 इज इक्वल टू 2 1 8। अब चेक करते हैं, 83 में 81 ऐड करेंगे, 4 8 दूनी 16, 164 में 28 ऐड करेंगे, 8 9 10 11 12 6 7 8 9, 192 में 18 ऐड करेंगे, 8 9 10 9 10 11, 210 में 8 ऐड करेंगे, 218। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से हमने ऑप्शन सेलेक्ट करा, काफी लकी प्रूव हो गए कि जो हमने ऑप्शन चूज करा, क्वेश्चन में उसको फीड करा, तो हमारा इक्वेशन करेक्ट हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 8 डाली और ये क्वेश्चन जस्टिफाइड। तो इसमें हम कोई भी ऑप्शन डाल सकते, 4 डालते, अगर यहाँ पे x की जगह नंबर काफी छोटा आ जाता। इसी तरह हम लोग सारे ऑप्शन के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, घबराना नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि भाई जिस तरीके का सवाल आता है तो लोग घबराने लग जाते हैं। हमें देखो घबराना नहीं है, हमें अपना पीस बना के रखना है, लेके चलना है कि सीसेट का सवाल है, इसमें हमें ज्यादा हीरो नहीं बनना, हमें मात्र 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। क्वेश्चन ढंग से रीड करें, बहुत लोग क्वेश्चन रीड नहीं करते और घबरा जाते हैं इंग्लिश देख के। लेट्स रीड आउट द थर्ड क्वेश्चन। विनय's पोजीशन इज 14th फ्रॉम अपवर्ड इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट। मतलब एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट 43 हैं, उसमें एक बच्चा पढ़ता है विनय। अगर ऊपर से देखा जाए, मतलब उन्हें अगर एक लाइन में खड़ा करा गया है इस तरीके से, तो टॉप से उसकी पोजीशन जो आती है वो है 14वां नंबर, 14th नंबर पे विनय खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 14 है, तो ये विनय है। टोटल बच्चे कितने हैं इस क्लास में? 43। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्रंट से, टॉप से अगर विनय की जो रैंक है वो 14th है, तो डाउनवर्ड मतलब नीचे से विनय की रैंक क्या? बहुत सिंपल सवाल है, परेशान नहीं होना है इस तरीके के सवालों में। बहुत ही अच्छे से सूझबूझ के साथ सवाल पढ़ें, इमेजिन करें, विजुलाइज करें सवाल को। तो यहाँ पे लोग सारा क्वेश्चन जो भी सॉल्व करने के लिए चीजें चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। टोटल बच्चे हैं यहाँ पे 43। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मेरे विनय को समझूं, विनय मेरे पीछे खड़ा हुआ है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये सिंपल क्लासेस है, यहाँ पे विनय के आगे सिंपल क्लासेस खड़ा है 13वीं पोजीशन पे। ठीक है, तो विनय से ऊपर कितने लोग हैं? अगर अगला बंदा की 13वीं पोजीशन है तो विनय के ऊपर 13 लोग हुए, और विनय का 14 पोजीशन है, 14th पोजीशन है। टोटल बच्चे 43 है। अगर मैं विनय के ऊपर जितने ही बच्चे उन्हें हटा दूं और नीचे से काउंट करूं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो विनय तक आते आते विनय की लास्ट पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर से सारे हटा दिए। ऊपर कितने बच्चे थे? ऊपर 13 बच्चे थे। टोटल बच्चे कितने हैं? 43।
ऊपर के मैंने 13 हटा दिए, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अगर मैं नीचे से ऊपर देखूं तो जो विनय की पोजीशन अब बनती है वो बनती है 30th। ये ऑप्शन में क्या 38 है? हाँ, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? एक बार फिर से देखते हैं। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वहां बच्चों को खड़ा करा गया, टोटल बच्चे हैं उसमें 43। एक बच्चा है विनय, उसको बोला गया कि भैया ऊपर से जब काउंट करते हैं तो आपकी पोजीशन बनती है 14th। ठीक है, लेकिन अगर नीचे से काउंट करें तो आपकी पोजीशन क्या बनेगी? इस तरीके से सॉल्व करने के लिए विनय के ऊपर के बच्चों को हम हटा देते हैं। अगर विनय के ऊपर कितने बच्चे हैं? विनय की अगर 14 रैंक है तो मेरे विनय से कितने ज्यादा लोग आगे हैं? 13। तो मैंने 13 लोगों को हटा दिया और इसको पलट दिया नीचे से। अगर मेरी रैंकिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, 43 अगर 1 है तो 14वें नंबर तक आते आते क्या बनेगा हिसाब किताब? 43 में से मैंने 13 बच्चे हटा दिए तो बचा 30। तो विनय अब 30वें स्थान पे खड़ा हुआ है नीचे से अगर काउंट करा जाए। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 38। 38 विल बी द न्यू पोजीशन अगर विनय की नीचे से काउंट की जाए। ब्लड रिलेशंस का सवाल है, रीड कर लेते हैं, परेशान नहीं होना, आराम से रीड करें। A is the son of C, C and Q are sisters, Z is the mother of Q and P is the son of Z. Which of the following statement is true? 4 स्टेटमेंट दी गए, इनमें से कौन सा सही है? ये सीधी सी बात है, एक सही है, बाकी तीनों गलत है। अगर इसको चार्ट बना लेते हैं, अगर मेल होगा तो हम इसको, दोस्तों इसमें आसान में एक ट्रिक बताता हूँ, आप हालांकि आप जानते होंगे, नहीं जानते जो लोग उनके लिए, किसी भी आप मेल को डिनोट करेंगे तो आप उसको स्क्वायर में करिएगा, अगर किसी फीमेल को डिनोट करेंगे आप उसको सर्कल में डिनोट करिए। ठीक है, तो बाद में कॉम्प्रीहेंड करने में आसानी होगी। यहाँ ये बोल रहे हैं ए इज द सन ऑफ सी, ए सी का बेटा है, तो सी अगर यहाँ पे है तो ए उसका बेटा है, ए बेटा है, तो इसको डब्बे, स्क्वायर डब्बे के अंदर मेंशन करते हैं। लेकिन अभी पता नहीं सी क्या है, सी मेल है फीमेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। चलिए, क्यू एंड सी आर सिस्टर्स, सिस्टर्स है मतलब सी और क्यू आपस में बहनें हैं, ये हमने समझ लिया। यहाँ से जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड इज द मदर ऑफ क्यू। अगर Z Q की मदर है और C और Q आपस में सिस्टर्स हैं तो जाहिर सी बात है Z C की भी मदर है। P इज द सन ऑफ Z, अब बोल रहे हैं P जो है वो सन है Z का। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं P। अब P सन है तो सन को स्क्वायर में डालें। तो यहाँ पे 3 जनरेशन हम लोग देख लेते हैं। एक A जनरेशन है, एग्जिस्ट करती है, उसके बाद Q C P जो आपस में भाई बहन है, और उनकी मदर Z। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा, क्योंकि जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके हिसाब से Q और C सर्कल में हमने डाले थे, तो ये फीमेल है और P मेल है। Q और C आपस में सिस्टर्स हैं, ये यहाँ पे हमने देखा, और P इन दोनों का भाई है। तो इस तरीके से एक हिरार्की बनती है। अब देख लेते हैं, हमने इस तरीके से पूरा विजुलाइज कर चुके हैं। ऑप्शन रीड करते हैं। P एंड A आर कजन्स, P एंड A आर कजन्स, कजन्स होते तो वो सेम जनरेशन में होते। ठीक है, कजन क्या होते हैं? भाई बहन, रियल भाई बहन नहीं, चचेरे मौसेरे, उस तरीके के भाई बहन, लेकिन ये जनरेशन ही अलग है। ठीक है, P एंड A भाई बहन नहीं हो सकते। C एंड P आर सिस्टर्स, C एंड P आर सिस्टर्स नहीं। P को स्क्वायर बॉक्स के अंदर है, हमने देखा P एक मेल है, और अगर मेल हो जाता है P, जो कि हमने देखा कि मेल जरूर है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग P एक मेल है और C का भाई है, तो ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। Q इज द ग्रांड फादर ऑफ A, Q ग्रांड फादर, ग्रांड फादर क्या होता है? दादाजी, दादाजी क्या होते हैं? मेल, लेकिन Q हमारा क्या है? सर्कल के अंदर है तो कि फीमेल है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है ऑटोमेटिकली। अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी और द क्वेश्चन से हम लोग चेक कर लेते हैं। P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, क्या P A के मैटरनल अंकल है? हाँ दोस्त, यहाँ से ये रिलेशन ही निकल के आ रहा है। P जो है वो A के मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल कौन होते हैं? मम्मी के साइड के अंकल, मम्मी के भाई, मामा। पैटर्नल अंकल होते तो वो चाचा हो। यहाँ पे क्या है? मैटरनल अंकल। Q एंड C आपस में क्या थे? सिस्टर्स थी, तो Q और C बहनें हैं। P इनके भाई हैं। C का बेटा A है, तो A और P आपस में क्या हुआ? मामा भाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज B, P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A। ठीक है, इस तरीके से हमें चार्ट बना लेना है, स्ट्रक्चर को हियरार्की में डिवाइड कर देना है, मेल्स और फीमेल्स को स्क्वायर और सर्कल्स में मेंशन कर देना है, और जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको रीड कर लेना है, आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। लाइक ऑलवेज सबसे पहले रीड करते हैं दिमाग को ठंडा रखते हुए। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज डबल its width. Inside the field, there is a square shaped pond 8 meter long. If the area of the pond is 1/8 of the area of the field, what is the length of the field? ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं। कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, बोल रहे हैं उसकी विड्थ और उसकी लेंथ में 2x का फर्क है, मतलब लेंथ जो है विड्थ से डबल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं विड्थ अगर x है तो लेंथ क्या होगी? 2x, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है डबल इट्स विड्थ। तो विड्थ ये है x, लेंथ क्या हो गई?
2x। ये लोग बोल रहे हैं इस फील्ड के अंदर एक पॉन्ड है, वो पॉन्ड एक स्क्वायर शेप का है, ठीक है, और उसकी एक साइड जो दी गई है स्क्वायर की, एक साइड है 8 मीटर लॉन्ग। अब स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड 8 मीटर होंगी। इफ द एरिया ऑफ द पॉन्ड इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द फील्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड? चलिए पता कर लेंगे। जो इक्वेशन यहाँ पे दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ पॉन्ड क्या है? पॉन्ड हमें पता है, पॉन्ड एक स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड दी गई है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ फील्ड, लेंथ इंटू ब्रेथ। फील्ड क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। आगे वैल्यूज डालते हैं। साइड का स्क्वायर 8, जो पॉन्ड है उसकी साइड क्या है? 8, स्क्वायर से लिख लेते हैं 8 इंटू 8, ठीक है। 1/8 लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ क्या है? 2x, विड्थ क्या है? x, ठीक है। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/8 2x स्क्वायर, एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर, ठीक है। 2 4 8 कट गया। अब इसको यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 8 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 4 का अंडर रूट, ठीक है। अब अंडर रूट लगा दिया है तो 2 8 में से एक 8 तो बाहर आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट 2 16, तो यहाँ से x निकल के आया 16। x क्या था? शुरू में हमने देखा x इज इक्वल टू विड्थ, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ दोस्तों, अभी हमें x निकला है। x हमारा क्या था? विड्थ ऑफ द फील्ड। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड। विड्थ और लेंथ में क्या डिफरेंस था, क्या रिलेशन था? जो लेंथ है वो विड्थ के डबल है, 2x। अगर x है, लेंथ 2x है, तो यहाँ पे x निकल के आया, x निकल के आया क्या? 16, तो लेंथ क्या होगा? 2 इंटू 16 टू जा 32 मीटर। ऑप्शन में देखते हैं क्या लेंथ 32 मीटर है? यस, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा लेंथ कम्स आउट टू बी 32 मीटर, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन को रीड करा, उसके हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ करी और बेसिक मैथ्स यहाँ लगाया, और यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ द फील्ड निकाल ली, ठीक है। इसी तरह कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन से टॉपिक्स आप लोग चाहते हैं सी सैट में हम लोग कवर करें। आने वाले सीरीज में कॉम्प्रिहेंशंस भी आएंगे, इसके अलावा रीजनिंग पे ज्यादा फोकस दिया जाए या फिर क्वांट्स पे ज्यादा फोकस दिया जाए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सीरीज में उसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहो दोस्तों, एग्जाम बहुत पास है, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट। तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।